नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आ जाइए सभी लोग क्लास में, क्लास का टाइम हो चुका है। तो सभी लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएँ। और आज के क्लास में आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो क्वेश्चन कल बच गए थे वो क्वेश्चन आज के क्लास में कंप्लीट कर लिए जाएंगे और उसके बाद आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसी पेड ग्रुप में। उससे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा और जो आंसर शीट मिलेगा उससे आप लोग उन क्वेश्चन को मिला लीजिए। तो चलिए सभी लोग आ जाइए क्लास में, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल जितने क्वेश्चन कर लिए थे उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 30 क्वेश्चन तक कर लिए थे, यहाँ तक कर लिया था। ज्वार की बीज दर कितनी होती है, तो ये हमने कल कर लिया था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बाजरे में कौन सी दशा पाई जाती है। बाजरे में कौन सी दशा पाई जाती है, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। बाजरे में कौन सी दशा पाई जाती है। कल मैंने आज जो क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे, उम्मीद करता हूँ वो सब आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे, और जितने अभी तक हमने करा दिए हैं वो सब आप लोग साथ के साथ तैयार करते चल रहे होंगे। अगर नहीं तैयार कर रहे हैं तो आप अपने लिए दिक्कत कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं कि आप जितना हम डेली कराते हैं वो आप डेली का डेली तैयार करते चलिए, क्योंकि ये एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए जाते हैं। तो यहाँ पे बाजरे में कौन सी दशा पाई जाती है, तो बाजरे में जो है वो प्रोटोगायनी दशा पाई जाती है। कौन सी दशा पाई जाती है, प्रोटोगायनी दशा पाई जाती है। प्रोटोगायनी दशा में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर है वो मेल फ्लावर से पहले मैच्योर हो जाता है। फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर से पहले मैच्योर हो जाता है, जिसके कारण इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कौन सा पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें कौन सी प्रोटोगायनी दशा पाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मक्के में पहले कौन सा पुष्प निकलता है। मक्के में पहले कौन सा पुष्प निकलता है, मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर या दोनों साथ निकलते हैं। तो सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो, क्लास को शेयर कर दिया करिए, जिससे जो तुम्हारे और भी दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो भी यहाँ से आके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके साथ और कोई पढ़ता है, उन लोगों को अगर नहीं पता है कि कहीं पे ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कराई जा रही है क्वेश्चंस की, तो उन लोगों को आप लोग बता दीजिए, तो वो भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से और अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप लोग उनको बता दिया करिए। ये आपका मक्के में पहले कौन सा पुष्प निकलता है, तो मक्के में पहले जो है वो मेल फ्लावर निकलता है। पहले कौन सा, मेल फ्लावर निकलता है। मेल फ्लावर को क्या बोलते हैं, टेसल। मेल फ्लावर को टेसल बोलते हैं। और ये फीमेल फ्लावर होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सिल्क बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मक्के का जो मेल फ्लावर होता है उससे क्या बोलते हैं, या फीमेल फ्लावर क्या बोलते हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त तत्व है। दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त तत्व कौन सा होता है, तो दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त होता है कैल्शियम। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये है, गेहूं की सीड रेट कितनी होती है। गेहूं की सीड रेट किलोग्राम पर हेक्टेयर में कितनी होती है, तो गेहूं की सीड रेट जो है वो 100 किलोग्राम, अगर छटकवा विधि से हम बोते हैं। वैसे सामान्यतः गांव में छटकवा विधि से ही बोया जाता है, छटकवा विधि से। तो छटकवा विधि से जो गेहूं की सीड रेट होती है वो 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। और अगर हल से बोएंगे तो 70 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। हल से, अगर आप हल से बोएंगे तो 70 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। छटकवा विधि से बोते हैं तो 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गेहूँ के बीज बोने की गहराई जो है वो कितनी रखते हैं। गेहूं का बीज कितने गहराई पर बोते हैं, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। तो सभी लोग आंसर करिए जल्दी से, और सभी लोग आंसर किया करें। कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं तो वो लोग भी आंसर किया करें, क्योंकि उससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको लाइव क्लास चलाई जाती है, और केवल आप लोगों को लाइव चैट में ही आंसर करना है, बाद में आप लोगों को आंसर नहीं करना है। जो लोग लाइव क्लास देखने आते हैं केवल वही आंसर करेंगे, बाद में आप लोग ऑफलाइन कमेंट में आंसर नहीं बताएंगे। अगर कोई दिक्कत है कोई क्वेश्चन में तो आप लोग उस पर कमेंट करके बताएंगे। आंसर आपको लाइव चैट में ही करना है।
तो गेहूं की जो बीज की गहराई रखते हैं वो 5 सेंटीमीटर रखते हैं। ये किस में रखते हैं, तो ये ड्वार्फ, गेहूं की जो ड्वार्फ वैरायटी होती हैं, अभी जो वैरायटी बोई जा रही है सब ड्वार्फ वैरायटी बोई जा रही है, इसकी जो गहराई रखते हैं वो 5 सेंटीमीटर रखते हैं। लेकिन जो पहले की वैरायटी थी, जो बहुत लंबी वैरायटी थी, उनमें गहराई कितनी रखते थे, उनमें 8 सेंटीमीटर तक चले जाते थे, 8 सेंटीमीटर तक गहराई हो जाती थी उसमें। जो टाल वैरायटी थी, टाल या बड़ी वैरायटी जो थी, उनमें 8 सेंटीमीटर तक चले जाते थे। और ये जो आप लोगों से अब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आप लोग 5 सेंटीमीटर लगाएंगे। गेहूं में जो बीज की गहराई रखते हैं वो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अब जो बोई जा रही हैं सब ड्वार्फ वैरायटी बोई जा रही हैं, जिससे ईल्ड जो है वो ज़्यादा हो, ड्वार्फ वैरायटी की ईल्ड ज़्यादा होती है। तो ये है आपका सोयाबीन की बीज दर किलोग्राम पर हेक्टेयर कितनी है, सोयाबीन की बीज दर किलोग्राम पर हेक्टेयर कितनी होती है। तो सोयाबीन की बीज दर जो है वो कितने किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है, ये होती है 70 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 70 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या 75 किलोग्राम कहीं आपको ऑप्शन मिल जाए तो 75 किलोग्राम लगाएंगे। और ऐसे अगर रेंज में मिलता है तो 70 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट होती है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा कौन सी दलहनी फसल है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो वो आपकी सोयाबीन है। 40 से 42% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हम आप लोगों को बता भी चुके हैं काफ़ी बार, तो आप लोगों को पता होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका फसलों की बुवाई किस दिशा में करनी चाहिए, किस दिशा में करनी चाहिए, फसलों की जो बुवाई करते हैं वो कौन सी दिशा में करनी चाहिए, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूरब, पूरब पश्चिम या उत्तर पश्चिम। तो फसलों की जो बुवाई करते हैं वो कौन सी दिशा में करनी चाहिए, पूरब पश्चिम में। कौन सी दिशा में, पूरब पश्चिम में। सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो साथी नए जुड़े हैं उन लोगों को बता दें कि यहाँ पे यूपी कैडेट के लिए बहुत सारी क्लासेस कराई जा चुकी हैं। तो वो साथी यूपी कैडेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। किस नाम से, यूपी कैडेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। उसमें जाके वो सारी वीडियो देख लेंगे और जितने क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये सुपर 20 बैच चल रहा है आप लोगों के लिए। इसमें जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन यूपी कैडेट के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, सभी क्लास में टाइम पे आना है। अगर लाइव क्लास में नहीं आ पाते हैं तो बाद में टाइम निकाल के हर एक क्लास को देखिए, डेली का डेली हर एक क्लास को देखिए और डेली का डेली तैयार करिए। और जो साथी नए जुड़े हैं उन्हें PDF लेना चाहते हैं तो PDF आप लोगों को पेड ग्रुप पे मिलता है। तो पेड ग्रुप पे आप लोगों को ज्वाइन होने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को 9720802028 9720802028 ये एक टेलीग्राम नंबर है। इस पे आप लोगों को मैसेज करनी होगी, केवल आप लोगों को मैसेज करनी है यूपी कैडेट PDF 2022 लिखकर। तो उस पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे आप लोगों को PDF मिलेगा, कैसे आप लोगों को उस पर ज्वाइन किया जाएगा, जो पेड ग्रुप बना है उस पर कैसे ज्वाइन किया जाएगा, तो वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। और पेड ग्रुप जो है वो PCM और PCB वालों के लिए अलग है और PAG वालों के लिए अलग है। तो PAG वालों को सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी 200 क्वेश्चन उनके पूरे कंप्लीट होंगे यहीं से। और जो PCM वाले हैं उनके PCM और PCB वाले जो GK के क्वेश्चन हैं, GK के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। GK के 20 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। उन लोगों का अलग ग्रुप बना है। तो अगर वो लोग लेना चाहते हैं तो वो लोग भी यही उनको वो करना पड़ेगा। लेकिन जो उनके लिए PCM और PCB वालों के लिए फ़ीस कम रखी है, क्योंकि उनको केवल GK के क्वेश्चन मिलेंगे इसलिए। तो अगर कोई लेना चाहता है तो इस नंबर पे मैसेज करेगा, टेलीग्राम नंबर पे। फ़ोन नहीं करना है किसी को, केवल मैसेज करनी है। तो यूपी कैडेट PDF 2022 लिखकर। और जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को बता दें कि आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिससे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाती है वो आप लोगों तक पहुँच सके। और यहाँ पे जो क्लासेस कराई जा रही हैं ये आप लोग डेली का डेली तैयार करिए, एक भी क्लास आप लोगों को मिस नहीं करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोगों को। उसी जो पेड ग्रुप है उस पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर दिए जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हैं वो भी आप लोगों को उस पर दे दिए जाएंगे। ये है आपका केले में कम फलन होने का कारण है। केले में कम फलन होने का क्या कारण है, तो केले में कम फलन होने का कारण है यहाँ पे वैसे आपका पोटेशियम एक ऑप्शन देना चाहिए था, क्योंकि जो मेन कारण होता है वो पोटेशियम की कमी होता है। ये आपका जिंक की कमी से भी होता है। तो अगर ऐसे ही ऑप्शन है तो आप लोग जिंक की कमी लगाएंगे। ऐसे ही ऑप्शन है
वैसे ये ऑप्शन मिलेगा नहीं आपको, ये ऑप्शन गलती से रख गया है, तो इसकी जगह आप लोग पोटेशियम कर लीजिए, पोटेशियम की कमी, क्योंकि जिंक जो है वो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जिंक जो है वो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुत कम मात्रा में मिलता है ये पौधों को। तो और जो पोटेशियम जो है वो आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन सा है? तो NPK जो होता है, NPK आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट है या प्राथमिक पोषक तत्व है। और जो CaMgS, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र जो हैं ये आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हैं या द्वितीयक पोषक तत्व हैं। तो यहाँ पे केले में कम फलन किसके कारण होता है? तो ये होता है पोटेशियम की कमी के कारण। यहाँ पे आप लोग ए ऑप्शन की जगह पोटेशियम कर लीजिए, जिंक की जगह पोटेशियम कर लीजिए, के लिख लीजिए। तो केले में जो कम फलन होता है वो पोटेशियम की कमी के कारण होता है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका किन्नों का प्रवर्धन कब किया गया? किन्नों का प्रवर्धन कब किया गया? तो किन्नों जो है, किन्नों एक हाइब्रिड है। किन्नों किससे डेवलप किया गया था? तो आप लोग नोट कर लीजिए। किन्नों जो है वो किंग क्रॉस बिल्लो लीफ, किंग क्रॉस बिल्लो लीफ, किंग मैंडारिन और बिल्लो लीफ मैंडारिन, इन दोनों के क्रॉस से ये विकसित किया गया था। क्या विकसित किया गया था? किन्नों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी कैडेट में पूछा जाता है, तो आप लोग नोट कर लेंगे किन्नों का क्रॉस क्या है। तो किन्नों का क्रॉस है किंग मैंडारिन क्रॉस बिल्लो लीफ मैंडारिन। और ये कब विकसित किया गया था? तो ये विकसित जो है वो डेवलप किया गया था, ये डेवलप किया गया था HV फ्रॉस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्नों किसने डेवलप किया था? तो HV फ्रॉस्ट ने डेवलप किया था। कब किया था? तो ये डेवलप किया था 1915 में। 1915 में डेवलप किया गया। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि प्रवर्धन कब किया गया? तो प्रवर्धन जो है इसको रिलीज किया गया था 1935 में। प्रवर्धन या प्रोपेगेशन इसका कब किया गया, यानी इसको कब लगाया गया? तो इसको डेवलप तो 1915 में कर दिया था HV फ्रॉस्ट ने। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि किन्नों को कब विकसित किया गया, कब विकसित किया गया, तो 1915 में HV फ्रॉस्ट के द्वारा विकसित किया गया है। लेकिन प्रवर्धन कब किया गया, यानी इसको कब लगाया गया, कब प्रोपोगेट किया गया? तो ये है आपका 1935 में। कब प्रोपोगेट किया गया? 1935 में। इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैंने अभी जो आपको चीज़ें बताई हैं ये आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए। किन्नों का क्रॉस है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, किंग मैंडारिन क्रॉस बिल्लो लीफ मैंडारिन। और किन्नों को किसने विकसित किया था? HV फ्रॉस्ट ने। कब विकसित किया था? 1915 में। और इसको रिलीज कब किया गया, यानी इसको प्रोपोगेट कब किया गया या कब से इसको उगाया गया? तो ये है आपका 1935। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितनी भी चीज़ें हम आपको बताते हैं आप लोग कहीं पे नोट करते चलिए, एक कॉपी पेन लेके बैठिए, उस पर आप लोग नोट करते चलिए। ये है आपका आम में ऊतक क्षय रोग का मुख्य कारण है। आम में ऊतक क्षय रोग का मुख्य कारण क्या होता है? तो आम में जो ऊतक क्षय रोग होता है वो बोरान की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? बोरान की कमी से होता है। D ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, एप्पल कलर किसकी वैरायटी है? एप्पल कलर किसकी वैरायटी है? सभी लोग आंसर करेंगे इसका। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दिया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो क्लास को, लाइक करने के पैसे थोड़ी लगते हैं आप लोगों से। अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से देखो क्या होता है कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमारी वीडियो का जो रैंक है वो ऊपर आएगा। इससे जो कोई बच्चा यूट्यूब पे सर्च करेगा तो उसको सबसे पहले हमारा वीडियो दिख जाएगा, तो वो क्लिक करके देख लेगा, जो उससे फिर उसको भी ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, जिससे इसका रैंक ऊपर आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। क्योंकि हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हों। तो आप लोग लाइक कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए। ये है आपका एप्पल कलर किसकी वैरायटी है? एप्पल कलर किसकी वैरायटी है? तो एप्पल कलर जो है वो अमरूद की वैरायटी है। एप्पल कलर किसकी वैरायटी है? अमरूद की वैरायटी है। C ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये है पपीते की सबसे मीठी वैरायटी कौन सी है? पपीते की सबसे मीठी वैरायटी कौन सी है? पपीते की सबसे मीठी वैरायटी कौन सी है? तो पपीते की सबसे जो मीठी वैरायटी है वो कुर्ग हनी ड्यू। पपीते की सबसे मीठी वैरायटी है कुर्ग हनी ड्यू, इसमें ऑप्शन के हिसाब से। और पूसा मैजेस्टी जो है वो पपेन के लिए उपयोग की जाती है। पूसा मैजेस्टी जो पपीते की वैरायटी है
वो पपेन के लिए उपयोगी की जाती है, पपेन के लिए उपयोग की जाती है पूसा मैजेस्टी। और पूसा नन्ना जो है वो अल्ट्रा ड्वार्फ वैरायटी है, अल्ट्रा ड्वार्फ। अल्ट्रा ड्वार्फ मतलब अति बौनी प्रजाति है। इसको गृह वाटिका में उगाया जा सकता है, किचन गार्डन में इसको उगाते हैं। और जो पूसा ड्वार्फ है आपकी, पूसा ड्वार्फ, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है। पूसा ड्वार्फ जो है वो आपकी ड्वार्फ वैरायटी है पपाया की ड्वार्फ वैरायटी है पूसा ड्वार्फ। और ये जो है पूसा नन्ना, ये अल्ट्रा ड्वार्फ वैरायटी है। तो इसमें पूछा क्या है, सबसे मीठी वैरायटी है, तो आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरघनी ड्यू। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका टमाटर की संकर प्रजाति की बीज दर कितनी होती है। टमाटर की में जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसकी सीड रेट कितनी रखते हैं, तो उसकी सीड रेट रखते हैं 125 से 175 ग्राम, 125 से 175 ग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है इसके लगभग इसके बीच में है। तो अगर रेंज में मिले तो 125 से 175 ग्राम पर हेक्टेयर होगा, नहीं तो ऐसे मिले तो आपका 150 ग्राम पर हेक्टेयर होगा। और जो देसी जो टमाटर होता है, जो देसी वैरायटी होती है उसकी सीड रेट कितनी होती है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। जो देसी वैरायटी होती है उसकी सीड रेट होती है 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर या 350 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर, दोनों आ जाए, दोनों सही है। दोनों ऑप्शन कभी आप लोगों को एक साथ नहीं मिलेंगे, बाई चांस मिल जाते हैं तो आप लोग 400 ग्राम से 500 ग्राम पर हेक्टेयर लगा दीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका चाय में कड़वाहट का कारण है। चाय में जो कड़वाहट होती है वो किसके कारण होती है, सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। और क्या हम इतना बेकार पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप लोगों के लाइक देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि हम बहुत बेकार पढ़ा रहे हैं। अरे अगर अच्छी लगती है वीडियो, अच्छी लगती है क्लास, तो इसको लाइक कर दिया करिए। चलिए कोई बात नहीं। अब ये आपका ये है टमाटर की संकर प्रजाति की बीज दर, ये तो हो गई। अब ये चाय में कड़वाहट का कारण क्या है, तो चाय में जो कड़वाहट आती है वो टैनिन के कारण आती है। चाय में कड़वाहट टैनिन के कारण आती है। और जो फ्रेशनेस आती है, फ्रेशनेस या उद्दीपन, हिंदी में उद्दीपन बोलते हैं और इंग्लिश में जो फ्रेशनेस, चाय पी के एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है, तो आप लोगों ने फील किया होगा चाय पीने के बाद। तो जो फ्रेशनेस आती है जो वो थीन के कारण आती है। फ्रेशनेस किसके कारण आती है, तो थीन के कारण होती है। और चाय में जो फ्लेवर आता है, फ्लेवर मतलब टेस्ट प्लस स्मेल, चाय में जो टेस्ट आती है और स्मेल आती है इसको फ्लेवर बोलते हैं। तो चाय में जो फ्लेवर आता है, फ्लेवर किसके कारण आता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको पहले मिटा देते हैं। तो जो फ्लेवर आता है वो आता है थियोफ्लेविन के कारण। किसके कारण आता है, थियोफ्लेविन के कारण फ्लेवर आता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका पंत ऋतुराज वैरायटी है। पंत ऋतुराज किसकी वैरायटी है, भिंडी की, बैंगन की, टमाटर की या गोभी की। तो पंत ऋतुराज जो है वो आपकी किसकी वैरायटी है, बैंगन की। किसकी वैरायटी है, बैंगन की। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यह दिया है, यहाँ पे भिंडी में पाए जाने वाला पोषक तत्व है। भिंडी में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो ये तो सब लोगों को पता होना चाहिए आंसर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सभी लोग आंसर करिए इसका। भिंडी में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो भिंडी में जो है वो आयोडीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, आयोडीन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट करिए फटाफट इसका आंसर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से आपका गॉइटर या घेंगा रोग होता है। गॉइटर, और इसको हिंदी में बोलेंगे घेंगा या गॉइटर रोग होता है आयोडीन की कमी से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका गोभी वर्ग में परपरागण का मुख्य कारण है। गोभी वर्ग में परपरागण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो गोभी वर्ग की फसलों में जो परपरागण का मुख्य कारण है वो क्या है, यहाँ पे हिंदी में ऑप्शन दिया है। तो आप लोग हिंदी मत याद करिए, इंग्लिश याद करिए, क्योंकि हिंदी के शब्द इसके थोड़े टफ हैं। तो गोभी में जो परपरागण होता है वो प्रोटोगाइनी दशा पाई जाती है इसमें। प्रोटोगाइनी दशा पाई जाती है। तो प्रोटोगाइनी दशा के कारण इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। प्रोटोगाइनी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं,
तो हिंदी में इसका जो बी ऑप्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्वीपूर्णता, स्वीपूर्वता। तो आप लोग हिंदी मत याद करिए, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए जो गोभी वर्गीय फसलों में वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो प्रोटोगायनी के कारण होता है, प्रोटोगायनी। प्रोटोगायनी के कारण होता है। प्रोटोगायनी क्या होता है, अभी मैंने आपको सबसे पहले ही क्वेश्चन में शायद बताया था कि प्रोटोगायनी दशा में क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है मेल से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो पहले मैच्योर हो जाता है, यानी फीमेल वाला पहले मैच्योर हो जाता है, मेल वाला बाद में मैच्योर होता है, इसलिए इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जितनी भी कोल क्रॉप्स हैं सब में प्रोटोगायनी दशा पाई जाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका बल्ब क्रॉप का मुख्य रोग है। बल्ब क्रॉप का मुख्य रोग कौन सा है, तो बल्ब क्रॉप का मुख्य रोग कौन सा है, तो इसमें ये दोनों ही रोग लगते हैं, बैंगनी धब्बा भी लगता है, ब्लैक मोल्ड भी लगता है। तो यहाँ पे जो आपका जो बैंगनी धब्बा रोग है ये खेत में लगता है, फील्ड में लगता है, इसको इंग्लिश में पर्पल ब्लॉच बोलते हैं, पर्पल ब्लॉच, पर्पल ब्लॉच बोलते हैं इसको, ये आपका फील्ड में लगता है। और जो ब्लैक मोल्ड रोग है, ब्लैक गोल्ड नहीं होता है, ब्लैक मोल्ड होता है, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिए इसको, ब्लैक मोल्ड। ब्लैक मोल्ड रोग जो है वो कहाँ पे लगता है, तो ये स्टोरेज के समय लगता है, स्टोरेज के समय लगता है, स्टोरेज के समय लगता है ब्लैक मोल्ड डिजीज। तो अगर आपसे, वैसे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि दो डिजीज दिए हुए हैं इसमें, तो इसमें आप लोग कौन सा वैसे सही लगाएंगे, तो आपका जो बैंगनी धब्बा रोग है, क्योंकि ये तो भंडारण के समय लगता है, स्टोरेज के समय, जो फील्ड में लगता है वो मेन डिजीज माना जाएगा। तो फील्ड में कौन सा मेन डिजीज लगता है, तो वो लगता है बैंगनी धब्बा या पर्पल ब्लॉच, तो इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका भिंडी की फसल में ट्रिप क्रॉप हेतु कौन सी फसल उगाते हैं। भिंडी की फसल में ट्रिप क्रॉप के लिए कौन सी फसल उगाते हैं, तो अरंडी, कपास, लोबिया या मटर। तो भिंडी में ट्रिप क्रॉप के लिए हम लोग उगाते हैं कपास, इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका कंद तथा जड़ सब्जियों हेतु उपयोगी मृदा है। कंद तथा जड़ सब्जियों के लिए उपयोगी मृदा कौन सी होती है, दोमट, ऊसर, बलुई दोमट या चिकनी दोमट। तो इनका जो विकास होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, यानी सॉइल के अंदर होता है। तो आप लोग दिमाग लगा के बताइए कि इसमें सबसे अच्छी मृदा कौन सी होगी। सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए इसका, क्योंकि ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी से आंसर करिए। तो इसमें जो कंद तथा जड़ सब्जियों हेतु जो मृदा है वो है बलुई दोमट या सैंडी लॉम। क्योंकि जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो जड़ का विकास अच्छा होगा जब सॉइल पार्टिकल थोड़े दूर दूर होंगे, तो जो जड़ है, कंद और जड़ वाली जो सब्जी हैं उनका विकास अच्छा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अर्का निकेतन वैरायटी है। अर्का निकेतन किसकी वैरायटी है, तो अर्का निकेतन जो है वो आपकी प्याज की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है, प्याज की वैरायटी है, बी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है हरी मटर में प्रोटीन की मात्रा, हरी मटर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो हरी मटर में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 7.2% होती है, और जो दाल वाली मटर होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा 22.5% होती है। तो वो यहाँ पे 22% पहली ऑप्शन दिया हुआ था, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हरी मटर जो होती है उसकी 7.2% होती है, और जो दाल वाली मटर होती है, अगर हरी मटर की जगह सब्जी वाली मटर आ जाए तब भी आप लोग यही लगाएंगे 7.2%, और दाल वाली मटर में 22.5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका गुजरात में काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। काली मृदा को हर जगह अलग अलग नाम दिया गया है, तो गुजरात में इसे भाल नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, भाल नाम से, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा को कितने गढ़ या ऑर्डर में बांटा गया है। तो मृदा के ऑर्डर कितने हैं, मृदा के 12 ऑर्डर हैं। कितने ऑर्डर हैं, 12, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्न में प्राथमिक खनिज का उदाहरण है। प्राथमिक खनिज का उदाहरण है, तो प्राथमिक खनिज का उदाहरण कौन सा है, सभी लोग आंसर करिए जल्दी से।
तो प्राथमिक खनिज का उदाहरण है इसमें ये सभी, फेल्डस्पार भी है, क्वार्ट्ज भी है और माइका भी है, तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FYM को खेत में बुवाई के कितने दिन पहले डालते हैं? FYM को बुवाई के कितने दिन पहले डालते हैं खेत में? FYM क्या होता है? तो फार्म यार्ड मैन्योर। क्या होता है? फार्म यार्ड मैन्योर। तो इसको कितने दिन पहले डालते हैं? इसको बुवाई के 4 से 6 सप्ताह पहले डाल देते हैं, 4 से 6 सप्ताह पहले डाल देते हैं बुवाई के। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका निम्न में बाय द्वारा मृदा क्षरण का कारण है। बाय द्वारा मृदा क्षरण का कारण है, तो बाय द्वारा मृदा क्षरण का इसमें कौन सा है? बाय द्वारा मृदा क्षरण की 3 अवस्थाएं होती हैं। देखो, बाय द्वारा जो मृदा का क्षरण होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे। सरफेस क्रीप, सरफेस क्रीप, उसके बाद साल्टेशन, साल्टेशन, उसके बाद सस्पेंशन। सरफेस क्रीप, साल्टेशन और सस्पेंशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? इसमें जो मृदा क्षरण का एक प्रकार दिया हुआ है इसमें कौन सा? ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इसको मैंने 3 अवस्था बताई है, आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और जो साथी अभी अभी जुड़े हैं उन लोगों को बता दें कि ये क्लास में अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग पीछे से इस क्लास को देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो वो आप लोग सब तैयार करते चलिए। अब तो ये क्लास ख़त्म होने वाली है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको साथ के साथ तैयार करते चलिए। और जो साथी नए जुड़े हैं उन लोगों को बता दें, यहाँ पे आप लोगों को PDF कहाँ पे दी जाती है? तो PDF आप लोगों को पेड ग्रुप पे दी जाती है। एक पेड ग्रुप बना है, उस पर अगर आप लोगों को PDF लेनी है, ज्वाइन होना है पेड ग्रुप में, तो आप लोग 9720802028 9720802028 ये टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोगों को मैसेज करनी है UP कैडेट PDF 2022 लिखकर। तो आप लोगों को कैसे PDF मिलेगा, कैसे आप लोगों को उसमें पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। केवल मैसेज करनी है आप लोगों को, कॉल नहीं करनी है। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसमें आप लोगों को रिप्लाई दे दिया जाएगा। और आप लोग यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस कराई जा चुकी हैं। UP कैडेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके ये सारी क्लासेस के वीडियो देख सकते हैं और उससे जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो सब आप लोग तैयार कर सकते हैं। और जो साथी नए जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, उससे जाकर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, जिससे आप लोगों को जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये है आपका क्षारीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्षारीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेवो, बेसाल्ट, सिडेराइट, A&C। तो इसका A&C सही हो जाएगा। ग्रेवो और बेसाल्ट जो हैं वो क्षारीय चट्टान के उदाहरण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। किस मृदा की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? कौन सी मृदा है जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? विद्युत चालकता क्या होती है? EC, इसको इंग्लिश में EC बोलते हैं। कौन सी मृदा की EC सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो बालू होती है। कौन सी? बालू, बलुई मृदा होती है उसकी EC सबसे अधिक होती है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सोडियम नाइट्रेट की प्रकृति होती है। सोडियम नाइट्रेट की प्रकृति होती है। सोडियम नाइट्रेट कैसा उर्वरक है? क्षारीय उर्वरक है, अम्लीय उर्वरक है, उदासीन उर्वरक है, नन ऑफ दीज। तो सोडियम नाइट्रेट जो है वो आपका क्षारीय उर्वरक है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, तो अब आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। और इसका PDF जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा पेड ग्रुप में। जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं उन लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। और अगर और कोई साथी पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है जिसको PDF चाहिए, तो वो हमने जो नंबर बताया है 9720802028, ये टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज करेंगे UP कैडेट PDF 2022 लिखकर, तो आप लोगों को PDF के बारे में पता चल जाएगा, कैसे आप लोगों को पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा और कैसे आप लोगों को PDF मिलेगा, वो सब आपको प्रोसेस पता चल जाएगी।
केवल मैसेज करनी है, आप लोगों को कॉल नहीं करनी है। और यहाँ पे जितनी क्लासेस कराई जा रही हैं आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है आपके एग्ज़ाम का। और जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं डेली का डेली तैयार करिए, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होना चाहिए। जितने क्वेश्चन हैं सब आप लोगों को तैयार होने चाहिए। चलिए अब मिलेंगे आपको कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।